ओके चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो इसका हम ओवरव्यू देखते हैं कि चैप्टर 7 एक्चुअली है क्या और बेसिकली हम उसको कैसे पढ़ते हैं और यहां पे कितना दिया है। तो चैप्टर 7 उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2। चलो अब क्वेश्चन, ये पार्ट 2 क्यों लिखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन। पी ब्लॉक का मतलब होता है द एलिमेंट्स in which the last electron of outermost orbit is entered into p orbital। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में एंटर्ड है तो p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक में है तो d ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक मतलब f ऑर्बिटल में है तो फिर f ब्लॉक, s ब्लॉक एलिमेंट्स में यही डेफिनेशन थी। ओके मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? सो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में है देन इट इज p block element। then these are p block elements। चलो तो p block elements की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज मीन्ड बाय p block element। ओके नेक्स्ट, अब ये जो p block elements है, p ऑर्बिटल उसकी कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p1 होगी या तो p2 या तो p3 p4 p5 या तो फिर p6। मतलब p ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होंगे। पहला ग्रुप कि जिसमें p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर 2 या 3 4 5 या 6। ओके लेकिन साथ में यहां पे हम लिखेंगे ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 and ns2np6। ओके चलो अब ये जो ns2np1 है ना, इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 एंड देन 18 ग्रुप नंबर। हर एक ग्रुप का जो ऑर्डर है ना उसमें से 10 माइनस करो। तो चलो ये पहले से ये डैश निकाल देते हैं। ओके 10 माइनस करने से हमें क्या मिलेगा पता है? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें मिलेंगे 13 माइनस 10 दैट इज 3, 14 माइनस 10 4 5 6 7 एंड देन 8। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रुप ऑर्डर में से अगर हम 10 माइनस करेंगे इससे आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलेंगे। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सब इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज हो जाए तो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना होगा ग्रुप 13 में? 3 +3। 14 में +4, 15 में +5, 16 में +6, 17 में मैक्सिमम चार्ज मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गए तो +7। ओके तो चलो ये भी समझ में आया होगा कि अगर
ग्रुप ऑर्डर में से 10 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट possessed by the elements of particular group. Okay, next thing, और एक चीज कि अगर ये जो 3 बचा ना, अगर इसको हम रोमन लीटर में लिखते हैं तो इसको याद हो तो लिखते थे 3a, अपना 11th चैप्टर नंबर 3, इसको हम लिखते थे 4a, इसको हम लिखते थे 5a, 6a, 7a और 8a. जस्ट अ मिनट, एक लाइन यहां पे ज्यादा हो गई. और यहां पे बराबर है ना 3 लाइन बराबर. चलो, तो सबको समझ में आ गया होगा. तो ये 3 जो रोमन लीटर में लिखा है वही उसकी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. और वो कैसे मिली हमें? और देखो NS2 में 2 और NP में 1, तो टोटल 3 हो ही गए ना, तो वही 3 यहां पे लिखे. NS2 NP2 तो 4 हो गए, 5 6 7 एंड 8. अब स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप नंबर 13 और 14 दिया है ना, ये आप पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में. So in the 12th standard we will study group number 5 6 7 and 8, मतलब 5a 6a 7a and then 8a. तो अब ये हम 12th में पढ़ेंगे. तो चलो, इस चैप्टर का ये ओवरव्यू हुआ. व्हाट इज मीन्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये जो भी करवाया ना मैंने, ये पूरा 11th का 3rd चैप्टर का रिवीजन था. टेक्स्ट बुक में जस्ट एक पैरा में दे दिया है वो फास्ट, लेकिन मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको समझाया. कोई डाउट हो तो कोई बोल सकता है भाई. तभी इसको हमने पार्ट 2 नो बोला सर. और 11th में पार्ट 1 बोलते थे. यस, नो डाउट सर. नो सर. ओके. चलो, अब जो ग्रुप्स है वो हम एक बार लिख देते हैं. चलो, तो ग्रुप नंबर 15 16 17 and then 18. ग्रुप 15 की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 and then NS2NP6. ग्रुप 15 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो नापास, सबडी. 16 में है ओससे टेपो. 17 में है FCl BrIAT. और 18 में जनरली हम हीलियम कंसीडर करते हैं, लेकिन वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2. यहां पे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन. ओके, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6. ये जो ग्रुप 15 है ना, उनका नाम है पिंक्टोजन. 16 का नाम है चाल्कोजन. 17 का नाम है हैलोजन. और ये सब है इनर्ट गैसेस. ओके, चलो, तो ये हुआ अपना ग्रुप नंबर 15 से 18. यस, किसी का कोई डाउट? Okay, so these are our syllabus. So now generally we will study
In group 15 only about nitrogen and phosphorus, not for the remaining में सिर्फ कुछ ऑर्डर्स दिए वही लर्न करने, मेन इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। 16 है अपना चाल्कोजन, और इसमें भी ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में ही हमें पढ़ना है, उसके कंपाउंड्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। 17 में वैसे सब दिया है, तो ये पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। और 18 में भी जनरली क्रिप्टॉन और जेनॉन मेनली जेनॉन के बारे में मैक्सिमम दिया है, क्योंकि जेनॉन इज अ रिएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट। उसके कुछ सब्सटेंस मिलते हैं, बाकी सब तो इनर्ट है, तो उसके कोई सब्सटेंस हमें मिलेंगे नहीं। ओके, तो चलो 15, 16, 17 और 18, तो उसमें से आज के आज अपना 18 ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसमें जो भी रिएक्शंस दी है वो सब कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो, ये जो ग्रुप 18 है अपना, तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. All are inert, but in particular condition xenon can react with fluorine to give and oxygen, और दोनों को मिला के xenon fluorides और xenon oxyfluorides बनाते हैं। अगेन xenon फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, तो जिससे xenon फ्लोराइड्स मिलते हैं और xenon ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइंडली वो बनाएगा xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स। बाकी के कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाते नहीं है। ओके, चलो, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2np6 except one, because helium contains 1s2 electronic configuration, but helium is also an inert gas, that's why it is considered in group 18, but in actual it is s block element. Okay, चलो, अब चैप्टर 3 का थोड़ा रिवीजन। कोई भी ग्रुप में, इन अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप में 13 हो, 14 हो, 15, 16, 17 या 18, कोई भी ग्रुप अगर हो, तो अगर एज वी गो फ्रॉम अप टू डाउन, तो अब हमें कुछ इजीली जो इजी टर्म्स है ना वो हमें याद रखनी है। कौन सी पता है? सो इन अ ग्रुप एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अप टू डाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि आउटोमोसोबिटिक बढ़ जाती है। हीलियम में 1s2, चलो यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 एंड 6s2 6p6, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जिससे क्या होगा? पूरे एटम का रेडियस बढ़ेगा। सो एटॉमिक रेडियस increases. Second thing, ionization enthalpy decreases, क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब हमें याद रखना है कि इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इन सबकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये हमें याद रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होगी एक्सेप्ट all the group 18 elements, because all have stable electronic configuration, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो उसमें से स्टेबलाइज होने के लिए वो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीज होगा। चलो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, कोई भी ग्रुप अगर हम स्टार्ट करेंगे, अब मैं पहले आपको फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सब मैं टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट अंडरलाइन करवा दूंगा और बता दूंगा चलो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। हाँ, थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा,
थोड़ा कम डिक्रीज होगा, थोड़ा कम इंक्रीज होगा, वो सब होता है, लेकिन ओवरऑल तो वो डिक्रीज ही होगा। क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक रेडियस ओवरऑल इंक्रीज ही होगी। ओके, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने लिख दिया। अब बारी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। ओके, चलो तो ये पॉइंट्स इसके खत्म। तो अब हम टेक्स्ट बुक में से अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो तो ये है अपना ग्रुप नंबर 18, सबसे छोटा। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उसमें 6 एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन। ओके, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर, और जनरली अबंडेंस कितना है? 1% है। ओके, चलो argon is a major constituent. Helium and sometimes neon are found in the minerals of the radioactive origin. अब देखो तो कौन कौन से मिनरल्स में हीलियम और सम नियॉन होते हैं। तो एक तो है पिच ब्लेंड, मोनेजाइट एंड क्लेविट। ओके, इतने ये 3 याद रखने हैं। तो जनरली ये एमसीक्यू में पूछते हैं, तो याद रखना है ये। The main commercial source of the helium is a natural gas. Xenon and radon are the rarest elements. और जनरली और रेडॉन किस में से मिलेगा? रेडियम में से। अगर रेडियम का डिके होता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं 2He4 और रेडॉन मिलता है। चलो नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर एक ग्रुप के स्टार्टिंग में ऐसा टेबल देंगे, तो वो टेबल में से आपको क्या लर्न करना है पता है? ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नथिंग एल्स। ओके, सिर्फ आपको यही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, बाकी कुछ इसमें याद नहीं रखना है आपको। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बता दिया। NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम व्हिच हैज 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने समझाया ना वो, तो ये ओके। चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हर एक ग्रुप में यही कॉमन रहेगा, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, तो हर एक में ये ट्रेंड, चलो पहली बार मैंने समझा दिया है, बाकी हर बार मैं यही बोलूंगा और टेक्स्ट बुक में ऐसे अंडरलाइन करके समझा दूंगा। भाई कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, चलो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है, वो रीडेबल है, एक बार रीड कर देना। मेन अभी यहां से स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो in general normal gases are least reactive. Their inertness to the chemical reactivity is attributed to the following reasons. तो फर्स्ट रीजन क्या है कि noble gases except helium have completely filled orbital electronic configuration in their valence shell. And second, they have high ionization enthalpy. चलो एमसीक्यू में पूछते हैं, they have high ionization enthalpy and more electropositive gain enthalpy. तो दो चीजें हमें याद रखनी है। फर्स्ट है अपना हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, चलो
The reactivity of the noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all the attempts to force them to react to form the compounds, तो उसमें स्टार्टिंग में हम अनसक्सेसफुल रहे थे, लेकिन मार्च 1962 नील बार्टलेट, मतलब बार्लेट, टी इज साइलेंट, नील बार्लेट, okay, and then at the University of British Columbia observed the reaction of noble gas, और फर्स्ट टाइम रिएक्शन ऑब्जर्व हुई कौन सी पता है? O2 प्लस और PtF6 1 माइनस, okay, and then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, मतलब O2 अगर हमने जस्ट अ मिनट, बहुत स्लो है मेरा पीसी। O2 जो मॉलिक्यूल है उसमें से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, 11th में आपको याद हो तो आपने एमओ डायग्राम्स ड्रॉ किए थे इसके, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी बताए? 1175 was almost identical with the xenon। तब जाके फाइंड आउट हुआ कि चलो जैसे O2 प्लस PtF6 मिलेगा वैसे ही फिर Xc प्लस PtF6 भी मिला, और तब जाके फाइंड आउट हुआ कि चलो अब हम xenon के कुछ कंपाउंड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। भाई समझ में आया ना सबको? यस सर। ओके, कि जैसे O2 प्लस और PtF6 दोनों ज्वाइन हो चुके और O2 प्लस मतलब O2 में से O2 प्लस मिला और उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करना है तो 1175 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो फिर xenon की भी वही थी, तो उन्होंने फिर ट्राई किया तो xenon का फर्स्ट कंपाउंड मिला और उसके बाद तो फिर बहुत सारे मिले। चलो ये लर्न करना है तो फिर कैसे लर्न करें, तो ध्यान से देखना, Xc प्लस F2 XcF2, Xc प्लस 2F2 XcF4, then Xc plus 3F2 XcF6। फर्स्ट में xenon in excess, सेकेंड में 1:5, थर्ड में 1:20 प्रपोर्शन दिया है। इसमें xenon ज्यादा लेंगे, इसमें जितना xenon है उसका 5 टाइम्स फ्लोरीन लेंगे, इसमें जितना xenon लिया उसका 20 टाइम्स हम लेंगे। फिर बारी आती है टेम्परेचर की, तो 400, 600, 300 डिग्री सेल्सियस और 1770 ये प्रेशर है, उसमें 273 ऐड कर दो तो ये होगा 673, 873, 573 केल्विन। तीनों सॉलिड है और तीनों सब्सटेंसेस सब्लिमेटिव है, क्योंकि अगर उसको बाहर रखेंगे तो फ्लोरीन और xenon दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, और जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पे वो सब सॉलिड है लेकिन सब सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस है। सब्लिमेशन मतलब पता है ना, फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, जैसे कपूर होता है ना, कैम्फर, डायरेक्ट जो सॉलिड होता है उसको डायरेक्ट हम गैस वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वैसे सब्सटेंसेस हैं। आयोडीन भी सब्लिमेटिव है, फिर NH4Cl भी सब्लिमेटिव है। ओके, तो चलो ये जो रिएक्शन दी है ये वाली मैंने कंप्लीट कर दी, देख लो। हाँ, 60 to 70 ना, बस इतना रह गया, 60 to 70। तो Xc plus F2 XcF2, Xc plus 2F2 XcF4, Xc plus 3F2 XcF6। xenon excess 1:5, 1:20, 1760 to 70 and 400, 600, 300। ओके, नेक्स्ट फिर एक रिएक्शन दी है आपको लर्न करनी है, ये XcF4, उसकी अगर हम O2F2 के साथ रिएक्शन करें तो जनरली ये जो सब्सटेंस है ना वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये अपने ग्रुप 16 में आएगा
कि O2F2 इज यूज्ड एज अ सब फ्लोरिनेटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, सिमिलरली फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब जो फ्लोरीन प्रोवाइड करता है, जिससे ये फ्लोरीन उसी के अंदर ऐड हो जाएंगे और हमें मिलेगा XeF6। वैसे ही XeF2, XeF4 और XeF6 दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्लाइम रेडिली, है ना, अभी मैंने बताया। चलो, अगर XeF2 को हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलेगा xenon 4HF एंड O2। ओके, चलो इन सबका स्ट्रक्चर कैसा है वो अभी हम देखते हैं। तो ध्यान से देखना, Xe उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो फ्लोरीन अगर ये बनाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर तो कितने लोन पेयर बचेंगे पता है? 1, 2 और ये मैं साथ में लिख रहा हूं 3। तो इसका शेप रहेगा लीनियर। ओके, नेक्स्ट, तो ये है अपना XeF2। सेकेंड इज XeF4। चलो वो कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट F, सेकेंड F, थर्ड F और फोर्थ F और दो लोन पेयर। तो इसका नाम है XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें कितनी लोन पेयर आई? 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। यहां पे 2 लोन पेयर्स और 2 lone pair and 4 4 बॉन्ड पेयर्स, एंड देन लास्ट Xe, अगेन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो ये है अपना फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और इसके पास लोन पेयर बचती है कितनी, चलो ये गया और ये मिला यहां पे। तो इसका नाम है चलो इसका था लीनियर शेप, इसका था स्क्वायर प्लेनर, trigonal pyramid और इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल लेकिन डिस्टोर्टेड। ओके, और उसमें टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन में पूछता था नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeF2, XeF4 एंड XeF6 are respectively. The answer is 3, 2 and 1. Okay, I think टेक्स्ट बुक में फिगर दी है। यस, ये रही, देख लो मैंने अभी जो समझाया हूं। ये है XeF2, XeF4 और XeF ऑक्टाहेड्रल। चलो स्टूडेंट्स, अब सबकी सब रिएक्शन ही बचती है। ये देखो, ये जो भी xenon फ्लोराइड्स है ना वो सब भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, मतलब फ्लोरोएनाइंस इसमें से प्रोड्यूस होता है। उसके लिए देखो 2 रिएक्शंस दी है, दोनों लर्न करनी है। रिएक्शंस कैसे लर्न करते हैं अभी मैं आपको सिखाता हूं, आगे भी देख लो। XeF4 की वाटर के साथ रिएक्शन तो xenon रिलीज होगा, और XeF6 की वाटर के साथ रिएक्शन तो XeO3 मिलेगा। अब ये XeO3 कैसे होगा, अरे बाप रे, सब
ओके, चलो तो ध्यान रखना XE 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। ओके, तो 1 लोन पेयर एंड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर। XCOF4, तो XC में डबल बॉन्ड O और 4 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड O और 4 फ्लोरीन एटम और एक लोन पेयर उसके पास होगा। ओके, तो चलो मैंने दोनों लिख दिए अभी। तो XCO4, XCO2F2 वो भी इजीली आप बता सकते, चलो वो होमवर्क में। XCO2F2 कैसा होगा वो भी इजी है, चलो बना देते हैं। XCO2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और F और F और एक लोन पेयर उसके पास। एक एक बचती थी ना यहाँ पे, दोनों मैंने साथ में लिख दी यहाँ पे। ओके, तो चलो इन सबकी रिएक्शन लर्न कैसे करते हैं। तो टिल मंडे या तो फिर टोटल ओवरऑल 5 टाइम्स एवरी डे आपको सब केमिकल रिएक्शंस एक बार लिख देनी है। सिर्फ केमिकल रिएक्शंस कहां से स्टार्ट करना है, यहां से, ये तीनों रिएक्शन Xc प्लस F2 XcF2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 रिएक्शन। तो 11 रिएक्शन एवरी डे पर डे 2 टाइम्स टिल 5 डेज, और वो लर्न हो जाएगी डैम श्योर। अगर बोर्ड एग्जाम तक अगर आपको याद रखनी है तो, वैसे टेम्पररी याद रखनी है तो फिर भी हो सकता है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिए मैंने, वो पूरे के पूरे समझाए कि आउटोमोस ऑर्बिट में कितने और कितने बॉन्ड बनेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 7 का एक ग्रुप कंप्लीट किया, कौन सा, नंबर 18। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा 7 चैप्टर का लेंगे और थोड़ा अपना 9 चैप्टर का लेंगे। तो दोनों चैप्टर हम साइमल्टेनियसली लेंगे इसमें। इससे क्या होगा कि दोनों चैप्टर्स अच्छी तरह से लर्न होंगे और ये चैप्टर का बर्डन नहीं रहेगा, मतलब सब थियरीज हम एक साथ नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फिर गुड बाय फॉर टुडे।